जैसे कि पहले और दूसरे पार्ट में मैंने सवाल कराए हैं, इसको भी वैसे ही कर लेंगे। लिख लेंगे P और Q। P का मतलब प्राइस, Q का मतलब क्वांटिटी। अब यहाँ पर उसने कहा कि 100 रुपये में 11 की दर से कुछ वस्तुएं खरीदी और उतनी ही वस्तुएं उसने 100 रुपये में 9 की दर से खरीदी। ठीक है, तो यहाँ मैं लिख लेता हूँ CP, जैसे कि मैं फर्स्ट पार्ट में मैंने सवाल कराए थे, और यहाँ आ जाएगा SP। उसने 100 रुपये में उन वस्तुओं को, उन सभी वस्तुओं को 100 रुपये में 10 की दर से बेच दिया। यहाँ उसका प्रॉफिट एंड लॉस प्रतिशत हमें बताना है। ठीक है, जब प्राइस सेम हो, जब प्राइस सेम हो, 100 हो, यहाँ भी 100, यहाँ भी 100, या कुछ भी हो, सेम हो प्राइस, ठीक है, एक्स हो, एक्स हो, एक्स हो, एक्स का, एक्स की वैल्यू कुछ भी आ सकती है, तो हम इनको 1 1 मान लेते हैं, 1 1 1। ठीक है, अब जैसे कि मैंने फर्स्ट पार्ट में कराया था कि CP और SP निकालने के लिए हम ऐसे गुना करते हैं, है ना। इनकी गुणा को हम यहाँ CP ले लेते हैं और इनकी गुणा को हम यहाँ पर SP ले लेते हैं। तो अब यहाँ पर, यहाँ तो दो रकम है ना, दो बार जो है वस्तु को खरीदा गया, सिंगल होता तो हम डायरेक्ट कर लेते। तो ऐसे में हम क्या करेंगे, इस एक को 10 के साथ गुना किया, 10 आ गया गुना, फिर इस एक को 10 के साथ गुना किया, फिर 10 आ गया, और हमें मिल जाता है यहाँ पर 100। तो ये हो गया हमारा CP। ठीक है, अब इस 11 को 1 के साथ गुना करेंगे, 11 मिलेगा, फिर 9 को 1 के साथ गुना करेंगे, 9 मिलेगा, इन दोनों को आपस में गुना कर लेंगे, हमें मिलेगा यहाँ 99। ये हो जाएगा SP, सेलिंग प्राइस। जब जब इस प्रकार दो बार वस्तु को खरीदा गया हो तो हम CP और SP ऐसे निकाल लेंगे। ठीक है, या फिर देखो, अगर ये सेम है, इसको 1 1 मान करके ये कर लो कि इसका तो स्केयर कर दो। ठीक है, CP हो जाएगा, इन दोनों को आपस में गुणा कर दो, ये SP हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर CP और SP हमें मिल गया। CP 100 है, 100 रुपये खर्च करने के बाद, CP का मतलब क्रय मूल्य है, 100 रुपये खर्च करने के बाद हमें 99 रुपये जो है हमने कमा लिए। तो कितने का नुकसान हुआ, 1 रुपये का। 100 रुपये पर 1 रुपये का नुकसान हो रहा है, तो हमें सीधा सा पता लग रहा है कि लॉस कितना हो गया, 1%। प्रतिशत निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर CP अपने आप में 100 है। 100 जब बेस होता है तो संख्या अपने आप में प्रतिशत हो जाती है। यहाँ पर 1% का जो है हमें लॉस हो रहा है। नेक्स्ट, यह एक व्यापारी ने कुछ वस्तुओं को 10 रुपये प्रति वस्तु की दर से खरीदा। वैसे ही कर लेंगे, P लिखा और यहाँ लिख दिया Q। अब इसने 10 रुपये में प्रति वस्तु, 10 रुपये में उसने एक वस्तु खरीदी। ठीक है, और उतनी ही वस्तु 14 रुपये में प्रति वस्तु की दर से खरीदी। अब 14 रुपये में प्रति वस्तु की दर से और खरीद ली, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ CP और यहाँ पर लिख देता हूँ CP। ठीक है, उन्हें एक साथ मिलाकर 13 रुपये में एक वस्तु की दर से उसने बेच दिया। 13 रुपये में एक वस्तु की दर से उसको उसने बेच दिया। यहाँ SP लिख लेता हूँ। देखो, इन दोनों सवालों में क्या फर्क है, यहाँ पर जो है प्राइस जो सेम था, यहाँ पर क्वांटिटी सेम है। ठीक है, यहाँ पर जो है क्वांटिटी सेम है। ऐसे में हम क्या करते हैं, इसको सोल्व करने का हमारे पास दो तरीके हैं। इस सवाल को मैंने इसलिए नहीं मिटाया था ताकि कंपेयर कर सके इसमें और इसमें क्या फर्क है। अभी मैं इसको मिटा देता हूं ताकि इस सवाल को सोल्व कर सके।
अब यहाँ पर दो तरीके क्या है, इस रकम को मैं यहाँ लिख लेता हूँ फटाफट, P और Q। 10 में 1 की दर से, 14 में 1 की दर से वस्तुएं खरीदी और 13 में 1 की दर से वस्तुएं बेच दी। इसने लाभ हानि प्रतिशत हमसे पूछा है, ठीक है। यहाँ पर ये CP लिख लूंगा यहाँ, और यहाँ पर लिख लूंगा SP, ठीक है। अब दो तरीके क्या है, यहाँ पर देखो क्वांटिटी की जो क्वांटिटी है वो सेम मात्रा में, एक एक और यहाँ पर भी एक है, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो क्वांटिटी सेम नहीं है। यहाँ पर दो जो है, दो क्वांटिटी खरीदी जा रही है, एक और दो, ठीक है, लेकिन यहाँ पर है सिर्फ एक। तो इसको हम क्या करेंगे, या तो इसको दो बना लेते हैं, ठीक है, यहाँ तो इसको दो बना लिया। 13 रुपये में एक वस्तु खरीदी जा रही थी, तो दो वस्तु नहीं, 13 रुपये में एक वस्तु अगर बेची जा रही थी तो दो वस्तु कितने में बेची जाएगी, 26 में। बस क्वांटिटी की जितनी मात्रा यहाँ है उतनी ही हम यहाँ बना लेंगे। यहाँ पर दो है, यहाँ पर भी दो बना लिया, बस। अब इन दोनों को जोड़ लेंगे, 24, ये आ गया हमारे पास CP, जो मेन CP होगा, ठीक है। और ये जो 26 है ये SP हो जाएगा, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य। 24 रुपये खर्च करके 26 रुपये हमने कमाए हैं, तो रुपए कितने कमाए हैं, 2 रुपये। 24 रुपये पर हमने 2 रुपये कमा लिए, इसका प्रतिशत निकाल लेंगे, ठीक है। 4 से काट दिया, यहाँ आ गया 6 और यहाँ आ गया 25, 2 से काटेंगे 3 आ गया। जब 25 को हम 3 से भाग करते हैं तो पढ़ा जाता है 8 पर, 8 सही 1/3 आंसर आ जाता है। 8 सही 1/3 प्रतिशत जो है प्रॉफिट हो गया, ठीक है। अब दूसरा तरीका जो मैं बता रहा था कि दो तरीके से कर सकते हैं, इसको क्वांटिटी को सेम करने की जरूरत नहीं है। जब यहाँ भी उतनी ही मात्रा हो, यहाँ भी उतनी ही मात्रा, यहाँ भी उतनी ही, अगर सेम मात्राएं हो तो इन दोनों को जोड़कर, इन दोनों को जोड़ लेंगे, 24 आ गया और इसका दुगुना कर देंगे, बस 26 आ गया। ये CP ये SP, ठीक है। 2 रुपये कमाए जा रहे हैं 24 पर, प्रतिशत निकाल लेंगे, यही हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। 8 से ही 1/3% जो है प्रॉफिट हो गया। नेक्स्ट, P लिख लेंगे और यहाँ Q लिख लेंगे, ठीक है। एक व्यापारी कुछ वस्तुओं को 5 वस्तु प्रति रुपए की दर से खरीदता है, ठीक है। उसने कुछ वस्तुओं को 5 रुपए प्रति वस्तु की दर से खरीदा, प्राइस और यहाँ क्वांटिटी, ठीक है। 5 वस्तु प्रति, ठीक है, 5 वस्तु प्रति रुपए की दर से, 1 रुपये में 5 वस्तुएं उसने खरीदी, ठीक है। आगे कहता है कि उतनी ही वस्तुओं को 4 वस्तु प्रति रुपए की दर से खरीदा, उतनी ही वस्तुओं को 4 वस्तु प्रति रुपए की दर से उसने फिर से खरीद लिया, ठीक है। CP और CP, कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य क्रय मूल्य, और उन सभी को मिलाकर 2 रुपये में 9 वस्तु की दर से बेच दिया। 2 रुपये में 9 वस्तु की दर से उसने बेच दिया, यहाँ आ जाएगा SP। अब देखो, इससे पहले हमने 2 सवाल किए, एक सवाल में प्राइस सेम था, एक में क्वांटिटी सेम थी, ठीक है। इस सवाल को हम करेंगे क्वांटिटी को सेम बना करके, ठीक है। क्वांटिटी को सेम बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, इनका एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। अब ये हमें यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि किसी का भी फैक्टर कॉमन नहीं है, किसी का भी फैक्टर कॉमन नहीं है, तो इनको आपस में गुना कर देंगे, हमें एलसीएम मिल जाएगा, ठीक है। इनका एलसीएम आ जाता है 5 चौक 20 और 20 को 9 से गुना करते हैं तो 180, ठीक है। ये इनका एलसीएम आ गया। और अगर जब कंडीशन ये हो, इनका फैक्टर कॉमन ना हो
और हमें इनको इक्वल करना हो तो उसका भी एक तरीका है इक्वल करने का, या तो एलसीएम से कर सकते हैं। ठीक है, अब 180 180 बनाना है, यहाँ भी 180, यहाँ भी 180 और यहाँ भी 180। ठीक है, या तो हम ये करेंगे कि देखेंगे इस संख्या को किससे गुना करें कि 180 मिल जाए, हमें उसी संख्या को इससे गुना करना पड़ेगा हमें यहाँ पर, क्योंकि अगर 1 रुपए में 5 चीजें आ रही है मान लो, तो अगर यहाँ 10 आ गया तो यहाँ 2 आएगा, यहाँ 15 आ गया तो यहाँ 3 आएगा। ठीक है, ये आप समझ गए होंगे। अब देखो जब फैक्टर एक भी फैक्टर कॉमन ना हो तो हम क्या करेंगे, इस संख्या को 9 चौक 36 से गुना कर लेंगे। ठीक है, तो हमें मिल जाता है यहाँ 180। इसको 36 से गुना किया तो इसको भी 36 से गुना कर लेंगे, यहाँ हमें मिल जाता है 36। ठीक है, अब इसको इन दोनों की गुना से गुना करेंगे, इन दोनों की गुना आती है 45। ठीक है, तो हमें यहाँ 180 मिल जाता है। ठीक है, अब इसको इन दोनों की गुना से गुना कर लेंगे 20 से, यहाँ हमें मिल जाता है 180। यहाँ 45 से गुना किया तो यहाँ भी 45 से गुना कर लेंगे, यहाँ 20 से गुना किया तो यहाँ भी 20 से गुना कर लेंगे, यहाँ आ जाता है हमारे पास 40। ठीक अब क्वांटिटी सेम है ना, इनको 1 1 1 मान लेंगे। ठीक है, तो वही काम जो भी यहाँ किया था, इन दोनों को अगर हम जोड़ लें तो हमें क्या मिल जाता है, सीपी। इनको जोड़ लिया, इनको जोड़ने के बाद हमें मिल गया यहाँ 81। ठीक है, और इसका 2 गुना करते हैं, है ना, इसका 2 गुना करेंगे, इसका 2 गुना करने के बाद हमें मिल जाता है 80। ये हो गया एसपी। ठीक है, क्वांटिटी सेम हो तो हम इस प्रकार कर सकते हैं। अब सीपी जो हमारे पास है, सीपी और ये एसपी, सीपी है हमारे पास 81 और एसपी है 80। ठीक है, यहाँ पर कितने रुपए का नुकसान हो गया, 1 रुपए का नुकसान हो गया। ठीक है, 81 रुपए खर्च किए, 80 रुपए कमाए तो 1 रुपए का नुकसान हो गया, लेकिन वास्तव में जो नुकसान है सवाल में है 3 रुपए का। ऐसा करने के बाद उसको 3 रुपए का नुकसान होता है, इसका मतलब 1 यूनिट 3 के बराबर है। और इसने हमसे सवाल में पूछा है कि ज्ञात कीजिए कि उसने कुल कितनी वस्तुएं खरीदी थी। यहां पर उसने ये वस्तुएं खरीदी हुई हैं। ठीक है, टोटल उसने कितनी वस्तुएं खरीदी हुई हैं, 360। ठीक है, 1 यूनिट 3 के बराबर है तो 360 यूनिट कितने के बराबर हो जाएगी, इसको गुणा कर देंगे, हमें मिलेगा 1080। ये आंसर आ जाएगा। उसने टोटल 1080 वस्तुएं खरीदी।